करके महफूज भी रख सकता है। And if the judgment debtor fails to do all or any of such acts, the decree holder may, with the permission of the court and subject to the like condition, do all or any of them either by himself or by any person appointed by him in this behalf. अगर जजमेंट डेप्टर ऐसा करने में नाकाम रहता है, ये सारे एक्ट्स जो कि रिक्वायर्ड टू बी डन है वो सारे एक्ट्स करने या उसमें से कुछ एक्ट्स करने में नाकाम रहता है, तो कोर्ट की इजाजत के साथ डिक्री होल्डर जो है वो ये एक्ट्स कर सकता है कि फसल की कटाई वगैरह करके उसको महफूज रख दे, महफूज करे। और इस पर्पज के लिए ये काम वो खुद भी कर सकता है या किसी को अपॉइंट भी कर सकता है। And the cost incurred by the decree holder shall be recoverable from the judgment debtor as if they were included in or formed part of the decree। और अगर डिक्री होल्डर इस तरह से करता है तो उसका जो खर्चा है वो जजमेंट डेप्टर से रिकवर किया जाएगा, बिल्कुल यूं समझते हुए कि ये डिक्री का हिस्सा था। Agriculture produce attached as a growing crop shall not be deemed to have ceased to be under the attachment or to require attachment merely because it has been severed from the soil। जो जरी पैदावार है जो कि ग्रोइंग क्रॉप थी, मीन्स अभी उसकी कटाई नहीं हुई और उसको अटैच कर दिया गया, तो अटैचमेंट अभी चल रही थी तो सारी पैदावार अब तैयार हो गई तो उसकी कटाई कर दी गई। तो अब ये सब रूल 3 बता रहा है कि महज इस बिना पे कि उसकी कटाई करके उसको महफूज कर दिया गया है, अब वो जमीन से अलग हो गई है, तो ये नहीं समझा जाएगा कि वो कट की गई पैदावार अटैचमेंट से अलग हो गई, अब वो अटैच नहीं है, वो अटैचमेंट का हिस्सा रहेगी। Where an order for the attainment of a growing crop has been made at a considerable time before the crop is likely to be fit to be cut or gathered, the court may suspend the execution of the order for such time as it thinks fit and may in its direction make a further order prohibiting the removal of the crop pending the execution of the order of the attachment। अगर जो ज़रूरी पैदावार है वो ऐसी है कि अभी वो इनिशियल स्टेज पे है, मसलन जो गंदम है वो गंदम अभी उसके जो सला है वो बहुत छोटा है, अभी उसको टाइम लगेगा रेडी होने में और उसके बाद उसका कटाई का प्रोसेस है, ठीक है ना। तो कोर्ट जो अपना अटैचमेंट वाला ऑर्डर है उसकी एग्जीक्यूशन सस्पेंड कर सकती है कि भले ठीक है ये फिलहाल में फसल रेडी हो जाए और उसकी कटाई हो जाए ताकि उनको जजमेंट डेप्टर को आसानी रहे, और उसके बाद ये ऑर्डर कर सकती है कि जो कटाई के बाद जो गंदम है वो गंदम वहां से रिमूव नहीं की जाएगी, ठीक है, जब तक कोर्ट उसमें फर्दर ऑर्डर न करे। A growing crop from its nature does not admit of being stored shall not be attached under this rule at any time less than 20 days before the time at which it is likely to be fit to be cut or gathered। एक ऐसी क्रॉप जो कि जखीरा नहीं की जा सकती, ठीक है ना, तो ऐसी ऐसी सूरत में उसकी रेडीनेस से वो फसल वो क्रॉप तैयार होने से 20-25 दिन पहले तक उसको अटैच किया जा सकता है, लेकिन जैसी वो रेडी हो जाएगी तो वो अटैचमेंट उसको अटैच नहीं किया जा सकता। मसलन टमाटर वगैरह है, इस तरह से कोई सब्जी वगैरह है, ठीक है ना, तो टमाटर या सब्जी इसको कोई महीना 2 महीने 4 महीने के लिए जखीरा तो नहीं किया जा सकता ना, ठीक है, वो खराब हो जाएगी नाकारा हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में इनको जखीरा नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर जो ऐसी प्रोडक्शन है जिनको जखीरा किया जा सकता है, जिस तरह मसलन मैंने आपको गंदम का मिसाल दिया, तो वो प्रॉपर्टी वो जो क्रॉप है वो अटैच की जा सकती है। एक मिनट होल्ड करें, मैं पानी पी लूं।
नेक्स्ट रूल है अटेनमेंट ऑफ डेब्ट शेयर एंड अदर प्रॉपर्टी नॉट इन पोजीशन ऑफ जजमेंट डेब्टर, कि जो अटैचमेंट होना है वो डेब्ट है, कर्जा है, शेयर है, कंपनी में शेयर होता है, या अदर प्रॉपर्टी नॉट इन पोजीशन ऑफ जजमेंट डेब्टर, या इस तरह की कोई और प्रॉपर्टी जो कि जजमेंट डेब्टर की पोजीशन में नहीं है। डिक्री तो जजमेंट डेब्टर के खिलाफ पास हुई है, और जो प्रॉपर्टी अटैच करना है वो जजमेंट डेब्टर की पोजीशन में ही नहीं है, लेकिन है जजमेंट डेब्टर की। A debt not secured by a negotiable instrument, वो कर्जा जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत सिक्योर्ड नहीं है, या शेयर इन द कैपिटल ऑफ ए कारपोरेशन कंपनी है, उसका जो शेयर, उसमें जो शेयर है वो। सी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजीशन ऑफ द जजमेंट डेप्टर एक्सेप्ट प्रॉपरली प्रॉपर्टी डिपॉजिटेड इन और इन द कस्टडी ऑफ एनी कोर्ट, या इस तरह या कोई और प्रॉपर्टी जो कि जजमेंट डेप्टर की पोजीशन में नहीं है, मा सवाए उस प्रॉपर्टी के जो उसने कोर्ट में जमा कराई थी या कोर्ट की कस्टडी में है। The attachment shall be made by a written order, तो ऐसी सूरत में अटैचमेंट किस तरह से होगी, राइटिंग में ऑर्डर पास करते हुए प्रोहिबिट किया जाएगा। इन द केस ऑफ द डेब्ट द क्रेडिटर from recovering the debt and the debtor from making payment thereof until the further order of the court, तो राइटिंग में ऑर्डर जारी करते हुए मना किया जाएगा। इन द केस ऑफ द डेब्ट द क्रेडिटर फ्रॉम रिकवरिंग द डेब्ट, क्रेडिटर को मना किया जाएगा कि वो अपना डेब्ट रिकवर ना करे। एंड द डेब्टर फ्रॉम मेकिंग पेमेंट thereof until the further order of the court, या जो जजमेंट डेप्टर है उसका कोई और मकरूज है तो उसको ऑर्डर किया जाएगा कि वो फिलहाल जजमेंट डेप्टर को पेमेंट न करे। ठीक है। In the case of the share, the person in whose name the share may be abstaining from transferring the same or receiving any dividend thereon, अगर शेयर है, कारपोरेशन में शेयर है, तो जिसके नाम पे शेयर हैं तो उसको मना किया जाएगा कि ट्रांसफर न किए जाए, शेयर ट्रांसफर न किया जाए, या शेयर पर जो मुनाफा है वो फिलहाल अदा न किया जाए। In the case of the other movable property, except as aforesaid, the person in possession of the same from giving it over the judgment debtor, और इसके अलावा अगर कोई और प्रॉपर्टी है जो कि अदर देन जजमेंट डेप्टर के पास है तो उसको मना किया जाएगा कि फिलहाल जजमेंट डेप्टर को ये न दी जाए। इस तरह से ये जो प्रॉपर्टी है वो अटैच की जाएगी। शेयर अटैच हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अटैच हो गया, जो अदर जो डेप्ट है वो अटैच हो गए, या कोई और प्रॉपर्टी है वो अटैच हो गई। किस तरह से अटैच होगी कि कोर्ट ने मना कर दिया उनको ऑर्डर जारी करते हुए कि ये जजमेंट डेप्टर को न दिए जाएं। A copy of such order shall be fixed on some conspicuous part of the courthouse, and another copy shall be sent in the case of the debt to the debtor. एक जो कॉपी है इस ऑर्डर की वो जो कोर्ट हाउस है उसमें चिपसा की जाएगी, और एक कॉपी कर्जे की सूरत में जो मकरूज है उसको दी जाएगी, उसको भेजी जाएगी। शेयर की सूरत में जो कारपोरेशन का ऑफिसर है उसको भेजी जाएगी। एंड इन द केस ऑफ द other movable property except as aforesaid to the person in possession of the same, और अदर प्रॉपर्टी की सूरत में वो शख्स जिसकी पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है उसको इस ऑर्डर की कॉपी भेजी जाएगी ताकि वो प्रॉपर्टी ये जो है वो डिलीवर न करे। A debtor prohibited under clause 1 of sub rule 1 may pay the amount of his debt into the court, वो शख्स जो मकरूज है
जिसने कर्जा अदा करना है। अब उस पर तो एक लायबिलिटी है कि उसने कर्जा अदा करना है, और ऐसा हो सकता है कि कंडीशन ऐसी हो कि उस कर्जे पर कोई इंटरेस्ट वगैरह का भी रेट हो, तो वो कर्जा देना भी चाहता है और कर्जा अदा करने से कोर्ट ने रोक दिया है, और इस तरह से ऐसा हो सकता है कि उस पर इंटरेस्ट बढ़ता जाएगी, वो तो शख्स फंस गया, परेशान हो जाएगा। और अब वो चाहेगा कि उसका कर्जा अदा हो जाए, वो अपनी परेशानी से जान छुड़ाए, कोर्ट जाने पार्टी जाने। तो ऐसी सूरत में क्या कर सकता है कि वो अपना कर्जा जो है, कर्जे की रकम कोर्ट में जमा करा करवा सकता है। And such payment shall discharge him as effectually as payment of the party entitled to receive the same। और वो अपनी लायबिलिटी, अपनी जिम्मेवारी से फारिग हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से कि जैसे उसने अपनी जो अदायगी है वो जजमेंट डेप्टर, जो अदर पार्टी है, प्रॉपर पार्टी जिसको पेमेंट करना थी, उसको पेमेंट कर दी है। इसमें डेब्ट का तज़किरा है। एक तो कर्जा वो है जो कर्जा दिया जाता है, ठीक है। डेब्ट के एक्सप्लेनेशन में ये भी डेब्ट में शामिल है कि मसलन कोई मुलाजिम है, वो जिस इदारे में नौकरी करता है, और उस मुलाजिम का कोर्ट में केस चल रहा था, और कोर्ट में फैसला उसके अगेंस्ट आ गया, डिक्री उसके अगेंस्ट पास हो गई। अब ये मुलाजिम जजमेंट डेब्ट कर रहे हैं। तो उस वो मुलाजिम जिस इदारे में काम करता है, उस इदारे में उसकी जो रकम है, मसलन उसकी जो तनख्वाह है, ठीक है ना, ये तनख्वाह उस इदारे पर इस मुलाजिम का कर्जा है। जैसे 30 दिन कंप्लीट हो गए, तो इसकी तनख्वाह कर्जे में शामिल हो गई, इसकी तनख्वाह कर्जे में कन्वर्ट हो गई, कि उसका तनख्वाह कन्वर्ट कर्जा बन गया। इसी तरह से अगर वो रिटायर होता है, पेंशन वगैरह या दूसरी जो मद में जो पेमेंट होना है, तो वो इस तरह की जो पेमेंट है वो भी उस मुलाजिम का एक तरह से कर्जा ही है। तो ये सब रकम भी, इस तरह की रकम भी कर्जे में शामिल है, वो भी अटैच की जा सकती है। नेक्स्ट रूल है 47, अटैचमेंट ऑफ शेयर इन मूवेबल। Where the property to be attached consists of the share or interest of the judgment debtor in movable property belonging to him and in other as co-owners. The attachment shall be made by notice to the judgment debtor, prohibiting him from transferring the share or interest or charging it in any way। अब एक तो शेयर वो है जो कंपनी में शेयर परचेज किए जाते हैं, और दूसरा शेयर वो है जो हम कहते हैं कि इस कारोबार में मेरा हिस्सा है, वो शेयर है। तो अब रूल 47 बता रहा है कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जो है, जिसको कोर्ट ने अटैच करना है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी जो है वो जजमेंट डेप्टर का शेयर है, हिस्सा है किसी और मूवेबल प्रॉपर्टी में। मीन्स उसमें समझे दो हिस्सेदार है, एक एक हिस्सेदार जजमेंट डेप्टर है। तो कोर्ट जो प्रॉपर्टी अटैच करेगी वो इस तरह से अटैच करेगी कि जजमेंट डेप्टर को नोटिस देगी और उसको मना कर देगी कि वो अपने हिस्से का जो शेयर है, अपने हिस्से की जो प्रॉपर्टी, वो किसी को ट्रांसफर न करे। रूल 48 है अटैचमेंट ऑफ सैलरी और अलाउंस ऑफ पब्लिक ऑफिसर और सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी। ये एग्जांपल जस्ट अभी मैंने आपको दिया था, और ये रूल 48 में मेंशन है कि where the property to be attached is a salary or allowance of a servant of the estate or a servant of a railway company or local authority, the code whether the judgment debtor or the disbursing officer is or is not within the local limits of the court's jurisdiction may order that the amount shall subject to the provisions of section 60 be withheld from such salary or allowance either in one payment or by monthly installments as the court may direct। ये रूल बता रहा है कि वो शख्स जिसकी प्रॉपर्टी अटैच होना है, जो प्रॉपर्टी अटैच करना है, वो प्रॉपर्टी तनख्वाह है, सैलरी है, या कोई और अलाउंस है। किसकी तनख्वाह, किसका अलाउंस है? रियासत स्टेट का मुलाजिम है, या रेलवे कंपनी का मुलाजिम है, या किसी और मकामी जो लोकल अथॉरिटी है उसका मुलाजिम है। और ये जो जजमेंट डेप्टर है,
ये जजमेंट डेप्टर खुद या वो जो तनख्वाह डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो अफसर है, वो अफसर वो कोर्ट की इस ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं रहते, मकामी ज्यूरिस्डिक्शन जो है उस ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं रहते। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि कोर्ट उसको ऑर्डर कर देगी जजमेंट डेप्टर को या वो जो तनख्वाह डिस्ट्रीब्यूट करने वाला अफसर है उसको। इसके हवाले से सेक्शन जो 60 है वो भी मद्देनजर रखा जाएगा। ऑर्डर क्या किया जाएगा कि ये जो तनख्वाह है, ये ये तनख्वाह या जो अलाउंसेस है, ये अलाउंसेस इसको विथेल्ड कर दिया जाए, रोक दिया जाए। ये रोकना ऐसा भी हो सकता है कि वन पेमेंट में हो सकता है या किस्तों में हो सकता है। मसलन जो अमाउंट विथेल्ड करना है या अटैच करना है, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये है और मुलाजिम की तनख्वाह 50,000 रुपये है, तो ये 10,000 एक ही किस्त में अटैच किए जा सकते हैं। लेकिन यूँ समझें कि तनख्वाह 50,000 है और अमाउंट जो अटैच करना है वो 10 लाख है। ठीक है, तो 10 लाख एक ही किस्त में अटैच करना पॉसिबल भी नहीं है। और 50,000 की पूरी तनख्वाह हर किस्त में अगर उसकी अटैच की जाए तो उसका घर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में किस्तों में उसकी तनख्वाह में से किस्तों की सूरत में वो प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, विथहेल्ड की जा सकती है, मसलन 10,000, 20,000, 25,000, इस तरह से। And upon notice of the order to such officer as the appropriate government may by notification in the official gazette upon in this behalf कोर्ट का ये नोटिस मिलने के बाद वो ऑफिसर जो डिस्पर्सिंग ऑफिसर है, where such salary or allowance are to be disbursed within the local limits to which this code for the time being extends। अगर वो तनख्वाह उस एरिया में तनख्वाह या अलाउंसेज जो है उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, जो कि जहाँ पर ये सीपीसी अप्लाई होता है। The officer or other person whose duty it is to disperse the same shall withhold and remit to the court the amount due under the order or the monthly installment as the case may be। तो वो जो डिस्पर्सिंग ऑर्डर ऑफिसर है वो कोर्ट के ऑर्डर के तहत वो अमाउंट एक ही किस्त में, अगर इतना अमाउंट थोड़ा है और एक ही किस्त में डिडक्ट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, तो एक ही किस्त में, या कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उसको किस्तों में विथहेल्ड करके वो अमाउंट जो है वो कोर्ट को भेज देगा। Where such salary or allowances are to be disbursed beyond the said limits, the officer or other person within those limits whose duty is to instruct the disbursing authority regarding the amount of the salary or allowances to be disbursed shall remit to the court the amount due under the order of the monthly or the monthly installment as the case may be। फर्स्ट पार्ट में था कि जहाँ पर ये कोड अप्लाई होता है, दूसरे पार्ट में ये कि कोड अप्लाई नहीं होता, कोड की लिमिट से वो बाहर है। फॉर एग्जांपल बाहर किसी एम्बेसी में वो शख्स मुलाजिम है, लंदन में सफारत खाने में मुलाजिम है। अब लंदन में या लंदन के सफारत खाने पे सीपीसी अप्लाई नहीं होती, तो ऐसी सूरत में अब क्या होगा कि कोर्ट का जो ऑर्डर है यहाँ पर जो अफसर होगा उसको कम्युनिकेट किया जाएगा और वो जो उन मुलाजिम को तनख्वाह देने वाला जो डिस्पर्सिंग ऑफिसर है, वो ऑफिसर कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो अमाउंट विथहेल्ड करेगा और वो कोर्ट को भेज देगा। And shall direct the disbursing authority to reduce the aggregate of the amount from time to time to be disbursed by the aggregate of the amounts from time to time remitted to the court। और उस डिस्पर्सिंग ऑफिसर को ये डायरेक्ट किया जाएगा कि वो माहवार वक्त ब वक्त ये अमाउंट डिडक्ट करता रहे, विथहेल्ड करके वो कोर्ट को भेजता रहे। अगर वो अमाउंट किस्तों में ही रिकवर होना है तो मसलन हर महीने उसकी 10,000 या 20,000 जो भी किस्त है वो किस्त का अमाउंट विथहेल्ड करके वो अमाउंट कोर्ट को भेजा जाता रहेगा कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक।
where the attainable proportion of such salary or allowance is already being withheld and remitted to the court in pursuance of a previous and unsatisfied order of the attachment. The officer appointed by the appropriate government in this behalf shall forthwith return the subsequent order to the court, issuing it with a full statement of all the particulars of the existing attachment. अगर ऐसा है कि जो जो सैलरी या अलाउंस का जितना हिस्सा जितना अमाउंट अटैच करना था वो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अटैच कर दिया गया है और यूं समझें कि गलती से या कोई किसी और ऑर्डर ने किसी और कोर्ट ने जिसको ये पता नहीं था उसने भी ऑर्डर कर दिया है अटैचमेंट का उस सेम कंटिन्यूटी में। तो ऐसी सूरत में जो गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है वो उस ऑर्डर की कॉपी उस कोर्ट को वापस भेजेगा और जो पिछली कोर्ट का ऑर्डर है जिसके तहत वो प्रॉपर्टी वो अमाउंट जो अटैच किया गया है उसके सारे डिटेल और ऑर्डर की कॉपी भी साथ उसमें शामिल करके वापस सेकंड कोर्ट को भेज देगा जिसने लेटेस्ट अटैचमेंट का ऑर्डर निकाला है। Every order made under this rule, unless it is written in accordance with the provisions of sub-rule 2, shall without further notice or other process bind the appropriate government or the railway company or local authority as the case may be, while the judgment debtor is within the local limits to which this code for the time being extend. रूल 48 के तहत जो भी ऑर्डर किया गया है सब रूल 3 बता रहा है कि वो ऑर्डर अनलेस के जो सिचुएशन रूल सब रूल 2 में थी जो जस्ट अभी मैंने शेयर की कि दूसरी कोर्ट ने भी सेम अटैचमेंट का ऑर्डर निकाल दिया है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में वो अटैचमेंट का ऑर्डर उस स्टेटमेंट के साथ वापस भेजा जाएगा। अदरवाइज अगर ये सिचुएशन नहीं है तो ऐसी सूरत में जो कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है अटैचमेंट का वो अटैचमेंट का ऑर्डर जो है वो बाइंड करता है गवर्नमेंट को या जो रेलवे कंपनी है उसको या जो लोकल अथॉरिटी है जो भी कि वो जो जजमेंट डेप्टर जो उसकी ज्यूरिस्डिक्शन में है और जिस पे ये कोड अप्लाई होता है उसकी जो सैलरी या अलाउंस जो है वो अटैच करके वो कोर्ट को भेजे। While the judgment debtor is within the local limits to which this code for the time being extend, and while he is beyond those limits, if he is in receipt of any salary or allowance payable out of the revenues of the federal government or a provincial government or the funds of a railway company carrying on business in any part of Pakistan or local authority in Pakistan and the appropriate government or the railway company or local authority as the case may be shall be liable for any sum paid in contravention of this rule. और अगर कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी उनको पेमेंट करते हैं तो ऐसी सूरत में ये जो इदारे ये गवर्नमेंट है ये रेलवे कंपनी ये जो लोकल अथॉरिटी या जो और कोई जो भी अथॉरिटी है तो वो अथॉरिटीज जिम्मेवार होंगी कोर्ट के ऑर्डर की बरखिलाफी के। एक्सप्लेनेशन में बताया गया इन दिस रूल अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस एज respects any person in the service of the federal government or any servant of a cantonment authority or of the port authority of a major port of the federal government. Appropriate government को एक्सप्लेन किया गया या टर्म था appropriate government के उसमें वो शामिल है जो कि फेडरल गवर्नमेंट की सर्विस में शामिल है, कैंटोनमेंट अथॉरिटी की जिसका जो मुलाजिम है या जो पोर्ट अथॉरिटी का जो मुलाजिम है या जो कोई और पोर्ट अथॉरिटी ऑफ ए मेजर पोर्ट कोई किसी बड़े पोर्ट का की अथॉरिटी का मुलाजिम है या जो फेडरल गवर्नमेंट है तो वो इस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन में आते हैं। As respects any other servant of the state or a servant of any railway or local authority, the provincial government. Any other servant of the state, appropriate government की explanation में सब क्लास 3 में बताया गया है कि any other servant of the state
सर्विस रियासत का कोई और मुलाजिम और सर्वेंट ऑफ एनी रेलवे और लोकल अथॉरिटी या रेलवे या लोकल अथॉरिटी या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इनका जो मुलाजिम है वो भी इस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की एक्सप्लेनेशन में शामिल है। हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, अगर कोई सवाल हो तो आप सवाल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।